हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और 11th के क्लास को स्टार्ट करने में पहली बार पूरे विश्व में ये जो महामारी कोरोना का है और उस महामारी के बीच ये अनलॉक हो गया, मतलब सारी व्यवस्थाएं फिर से शुरू हो गई। लेकिन पिछले 2.5 महीने में लगभग हम लोग इस ट्रेनिंग में रहे कि कैसे इससे बचा जाए और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट समय हम लोगों का आ गया जिसमें कि सारी व्यवस्थाएं खुले होने के बाद हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप घर पर रहें, बहुत आवश्यक हो तभी निकलें, उतनी ही आवश्यक है कि हम पढ़ें और बैठे रहने से समय तो आगे बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि निश्चित रूप से हम इस महामारी के बीच जो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि इस घर पर बैठे हम ऑनलाइन कैसे क्लास करें, इसके लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल मैनेजमेंट आपके लिए बिल्कुल आश्वस्त है कि हम अधिक से अधिक आपकी सहायता हो पाए। हम टीचर की ओर से मैक्सिमम हम जितना दे सकें ये हम चाह रहे हैं कि हम लोग दें आपको, और आप अभी इसमें सुझाव भी दीजिए। जैसे अभी हम PDF देंगे आपको, अपना नोट्स देंगे, उसको आप पढ़ेंगे, आप वीडियो आप देखेंगे। निश्चित रूप से दोनों को देखने पर आपको ये बात समझ में आएगी कि इस व्यवस्था पर फिर हो सकता है कि हम लोग आपसे फिर और दूसरे मेथड से हम लोग आपको पढ़ा सकें, लेकिन हम आपके प्रति जवाबदेह होंगे। निश्चित रूप से अधिक से अधिक आपको हम लोग अपनी ओर से मेहनत करेंगे, लेकिन उतना ही फीडबैक आपसे मिलना चाहिए। वन डायरेक्शनल अभी क्लासरूम नहीं है, उसमें तो 2 डायरेक्शनल पढ़ाई होती है, एक्सचेंज होता है, लेकिन इसमें 1 डायरेक्शनल है। लेकिन फीडबैक आपको, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, उसमें आपसे फीडबैक मिलना चाहिए, आपसे क्वेश्चन एराइज होना चाहिए। ये सब आपकी जिम्मेवारी होगी। हमारे एंड से हमारी जो जिम्मेवारी है अधिक से अधिक आपको हम दे पाएँ। तो उसी क्रम में आज हमारा फिजिक्स का पहला क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग आज जो डिसाइड किए, पहले टॉपिक पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये नोन टॉपिक है। क्लास 9 में हम लोग इसको डिस्कस भी किए थे। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आप इस पर ध्यान दें कि ये 11th हो, 12th हो, 9th हो, 10th हो, 8th हो, जिस भी क्लास में यदि आप यूनिट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सारा बनाया हुआ प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ मार्क्स कटता जाता है। ये हम बार बार कहते रहते हैं कि आप पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। जैसे कोई फोर्स हमको निकालना हो और हम आंसर करेक्ट हमारा 3 है, अब न्यूटन छोड़ दिए, मीनिंगलेस हो गया। मेजरमेंट हमारा 3 हुआ, यूनिट हमारा न्यूटन हुआ। तो यूनिट और मेजरमेंट दोनों, ऐसा कोई यूनिट नहीं है जिसे मेजरमेंट के साथ यूनिट ना हो। जैसे हम अगर कहें मीटर पर सेकेंड, हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं और आंसर में लिख दें मीटर पर सेकेंड, केवल यूनिट लिख दें, क्या ये मीनिंगलेस नहीं होगा? तो क्यों नहीं हम उसके साथ जो मेजरमेंट आया, हमारा वैल्यू आया, वो 2 आया, तो 2 मीटर पर सेकेंड ये हमारा वैल्यू होगा। तो इस तरह से यूनिट के साथ मेजरमेंट ये दोनों ज़रूरी है। केवल यूनिट अगर आप देते हैं, मेजरमेंट नहीं, केवल मेजरमेंट देते हैं, यूनिट नहीं, तो दोनों अगर में एक भी हो तो हमारा काम नहीं चल पाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए
हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें मैक्सिमम बात आप जान रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यूनिट में जो पहला टॉपिक है हमारा वह है फंडामेंटल यूनिट। और आप जानते हैं बेसिक यूनिट भी कहते हैं इसको हम। तो फंडामेंटल यूनिट है क्या? वैसे यूनिट दोज यूनिट्स व्हिच कैन नाइदर बी रिजॉल्व इनटू अनदर यूनिट। हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसमें जो आने वाले यूनिट हैं उसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं और न इसको डिराइव कर सकते हैं। नाइदर रिजॉल्व नॉट डिराइव्ड, दैट यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ना तो रिजॉल्व होगा, जैसे अगर आप कहें हम कि वेलोसिटी के यूनिट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीटर और सेकेंड में रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से डेंसिटी में मास पर यूनिट वॉल्यूम केजी मीटर क्यूब, तो केजी और मीटर में रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल यूनिट जो भी होंगे वो फंडामेंटल यूनिट नाइदर कैन बी रिजॉल्व्ड नॉर डिराइव्ड, दोज यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो इस तरह से ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, जैसे एग्जांपल में आप देखिए, क्या आप केजी को रिजॉल्व करके किसी दूसरे यूनिट में ला सकते हैं? अब ऐसा नहीं रिजॉल्व करना है, केजी को ग्राम में रिजॉल्व कर लीजिए। तो देखिए उसमें हम अगर केजी की बात हुई तो इसको हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे, क्योंकि इसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है, हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। मीटर है, हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये सब फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएगा, क्योंकि ये रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, न डिराइव हो पाएगा। लेकिन वैसे क्वांटिटीज जो डिराइव्ड हो, तो अब हम लोग इसको दूसरे कैटेगरी में रखते हैं, जो कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। तो ठीक इसके अपोजिट अभी फंडामेंटल में क्या पढ़े? डिराइव्ड नहीं होगा, जो रिजॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक इसके अपोजिट जो डिराइव्ड हो, किसकी सहायता से? बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो दोज यूनिट्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड, व्हिच कैन बी डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं, मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर क्यूब, all are derived units because these units depends upon fundamental units। तो ये derived units कहलाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग अभी दो यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, derived यूनिट की बात किए। लेकिन जैसे अब आप नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जब जाते हैं, हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो आप जानते हैं पहले से कि हमारे पास कितने सिस्टम हैं यूनिट्स के। तो आप क्लास 9th से जान रहे हैं, CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, लेंथ को सेंटीमीटर में, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में, ये CGS है। फिर हम लोग कहते हैं FPS, ये फुट। फिर लेंथ है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। पाउंड, ये मास को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड इस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो CGS है, MKS है और FPS है और MKS। आप जानते हैं M मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, किलोग्राम, सेकेंड। इस तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास पहले से 3 थे, CGS, FPS, MKS। लेकिन केवल मैकेनिक्स के प्रॉब्लम, जो आप क्लास 9th में मैकेनिक्स का सब प्रॉब्लम था, तो सारे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में जितने भी यूनिट्स आते हैं वो CGS, आइदर FPS और MKS के ही आएंगे। लेकिन जब साइंस डेवलप किया,
जब हम टेम्परेचर की बात आई, जब करंट की बात आई, जब लाइट की बात आई, जब सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट की बात आई, तो ये तीनों का लिमिटेशन था कि केवल मास, लेंथ और टाइम के ही यूनिट को आइदर CGS, FPS और MKS बता सकता था। लेकिन जब हम लोग साइंस डेवलप हुआ तो एक हम लोग यूनिट पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक मीटिंग हुई जिसमें एक यूनिट का इन्वेंशन हुआ, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? SI यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट्स पर बेस्ड है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स में आप जानते हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, एक टर्म आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। So there are 7 fundamental quantities, और अब इसके जो यूनिट होंगे वो फंडामेंटल यूनिट SI यूनिट में कहलाएगा, जैसे kg, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर आप जानते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला शॉर्ट में हम CD लिखेंगे सिंबल, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये SI यूनिट में कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट है, kg, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला और मोल। दुनिया में जितने भी क्वांटिटीज हैं, all units are based on these 7 units। ऐसा कोई यूनिट नहीं होगा जो इस फंडामेंटल यूनिट के सहारे डिराइव ना हो। तो इस तरह से SI यूनिट हम जाने कि देयर आर 7 SI यूनिट। अब इसके सप्लीमेंट में, SI यूनिट के सप्लीमेंट में एक और यूनिट आएगा जो कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, ये सप्लीमेंट्री यूनिट हेल्प करेगा फंडामेंटल यूनिट को, और देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहला होगा प्लेन एंगल, हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट रेडियन है, हम लोग RAD से रिप्रेजेंट करेंगे। वैल्यू क्या होगा? एक सर्किल हम बनाते हैं, इस सर्किल के सर्कमफेरेंस को लेते हैं, सेंटर से उसको मिलाते हैं, एक एंगल बनेगा। ये एक छोटा सा एंगल बना सेंटर पर, और ये इसका आर्क है। और आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। तो यदि हम टोटल एंगल लें, अगर इस सारे एंगल को हम ऐड कर दें, समेशन ओवर, ये समेशन का साइन आप जानते हैं, इक्वल टू, तो डेल एस बाई आर होगा। ये डेल एस है। इस तरह से देयर आर सो मेनी डेल एस, सारे को मिला दें तो एक सर्कमफेरेंस बन जाएगा। ये टोटल आर्क को मिला दें तो एक सर्कमफेरेंस बन जाएगा 2 पाई आर बाई आर। और इस तरह से ये टोटल एंगल जो होगा थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। इस तरह से प्लेन एंगल
सिंबल हम थीटा देंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन सिंबॉलिकली RAD से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका टोटल वैल्यू प्लेन एंगल का 2 पाई है। प्लेन एंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लेन में बना, और सिंपल सा है कि प्लेन में ये 90, तो इस तरह से ये 360 हो जाएगा, 2 पाई रेडियन होगा। तो प्लेन एंगल हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एंगल को डिफाइन करते हैं, दूसरा है जो सॉलिड एंगल कहते हैं। देखिए सॉलिड एंगल के लिए हम लोग एक इस तरह से, आप जानते हैं कि ये सपोज करते हैं कि एक ये बन गया हम लोगों का एक कोन बना। इस कोन में इस पॉइंट पर, इस कोन के अंदर इस पॉइंट पर एक एंगल बनेगा। हम इस फिगर को ऐसे बनाते हैं, इस कोन को 3 डायमेंशनल है, हम लोग बोर्ड 2 डायमेंशन है, हम बार बार इस बात को बताते हैं, पहले भी बता चुके हैं। तो इस तरह से इस बोर्ड पर हम इस तरह का फिगर जो हाइट है नहीं बना पाएंगे 3 डायमेंशनल फिगर, लेकिन आप कोशिश कीजिए। देखिए ये हम एक कोन बना दिए, ये इसका एडजॉइनिंग दोनों फेस है, एक सर्टेन रेडियस लिए और यूनिट वैल्यू का रेडियस लिए हम, और इसको सेंटर बांधकर, अब ये तो लगेगा आपको एक सर्कल बना दिए हम, लेकिन ये तो 3 डायमेंशनल है, इसमें बेस है और ये हाइट है, तो ये स्फीयर बन गया। ये क्या बना? एक स्फीयर बना। और इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लिए, ये इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लिए, और वो पार्ट इस स्फीयर के सेंटर पर एक एंगल बनाया। ये एक स्मॉल सॉलिड एंगल बना। और इस तरह के कितने से कितने पार्ट आएंगे? देयर आर सो मेनी पार्ट, और हर एक को मिला दे अगर हम यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? इस सेंटर पर, इस स्फीयर के सेंटर पर एक एंगल बनेगा, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते जाएंगे इस तरह से। तो जैसे सर्कमफेरेंस को मिलाकर, आर्क को मिलाकर सर्कमफेरेंस बना, इसी तरह से सॉलिड स्फीयर के एक छोटे से पार्ट को बनाकर अगर हम एक पूरे स्फीयर को बना सकते हैं, तो इस तरह से सॉलिड एंगल, इसका रिप्रेजेंटेशन ओमेगा होता है, और इसका यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट स्टेरेडियन होगा। शॉर्ट में हम SR लिखते हैं इसको। ओमेगा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ओमेगा हम लिखेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हुआ? तो टोटल सॉलिड एंगल बना, टोटल सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ 4 पाई R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। याद रखेंगे आप, ये 4 पाई वैल्यू है स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट स्टेरेडियन, टोटल वैल्यू 4 पाई, प्लेन एंगल टोटल वैल्यू 2 पाई। इस बात को आप याद रखेंगे। यह सप्लीमेंट्री यूनिट हुआ। इस तरह से हमारे पास 3 अभी तक हम बताए, फंडामेंटल यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है और सप्लीमेंट्री यूनिट है। ऐसा यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हुए, सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 यूनिट हुए, एक तो प्लेन एंगल रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, कैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बहुत सिंपल सा टॉपिक लग रहा है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम लेंथ को मेजर करेंगे, 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड।
तो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट हम स्केल लिए और स्केल से हम मेजर कर लिए। तो क्या रेंज हो सकता है स्केल का, तो 1 मिलीमीटर, मतलब क्या हुआ 10⁻³ मीटर, कम से कम 1 मिलीमीटर। और हम लोग 10⁻² तक मीटर तक 100 मीटर तक मेजर कर लेते हैं। तो मिनिमम कितना हुआ 10⁻³ तक। आप ध्यान देंगे कि 10⁻³ मीटर मतलब 1 मिलीमीटर से लेकर 100 मीटर तक हम मेजर कर सकते हैं स्केल के थ्रू। अब अगर हम इससे भी कम मेजर करना हो 10⁻⁻⁴ मीटर, वो भी हम डायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हैं और उस मेथड को हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। आप देखेंगे एनसीईआरटी में कि एक टर्म दिया वर्नियर कैलिपर्स, स्लाइड कैलिपर्स भी कहते हैं। यह वह मेथड है जिस मेथड से डायरेक्ट हम मिनिमम 10⁻⁴ मीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 10⁻⁴ मीटर तक, तो देखिए डिटेल में एक्सपेरिमेंट में लैब में बताया जाएगा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इस पर जानकारी देते हैं कि ये हमारा मेन स्केल है। इस मेन स्केल पर एक वर्नियर स्केल स्लाइड करेगा। ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। इस वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स होंगे, ये 10 डिविजन्स हैं। और ये जब मेन स्केल पर आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल का ध्यान देना है, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन होता है, इसलिए आप ध्यान देंगे कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल मेन स्केल के कितने डिवीजन को कवर किया, ये वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन को कवर किया, तो देखा गया कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके बराबर हुआ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो बताइए, तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या होगा 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो एक टर्म है कि कम से कम कितना मेजर करेंगे, तो उसको कहते हैं लिस्ट काउंट। आप इस नाम से जानते हैं, इस नाम को हम लैब में कई एक बार आप काम दिया होगा। लिस्ट काउंट LC से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं आप देखेंगे वर्नियर काउंट भी लिखा हुआ। तो ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और 1 वर्नियर 1 मेन स्केल डिवीजन है। और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर है, तो 1 वर्नियर, जैसे यहाँ देखिए 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 9/10, तो 9/10 मेन स्केल डिवीजन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 1 - 9/10 दैट इज 1/10। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1/10, वर्नियर स्केल से 1/10। और मेन स्केल डिवीजन कम से कम क्या होता है 1/10 मिलीमीटर। तो इस तरह से 1/10 मिलीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। ये 10⁻⁻⁴ मीटर डायरेक्ट हम 10⁻⁻, अभी तक क्लास 10th तक हम लोग 10⁻⁻³ मीटर से स्मॉल मेजरमेंट नहीं कर पाए थे। आज आप इस वर्नियर कैलिपर से हम लोग 10⁻⁻⁴ मीटर मतलब 1 मिलीमीटर का 1/10 भी हम मेजर कर सकते हैं। ये भी डायरेक्ट मेथड में आएगा।